हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राज्यपाल। टॉपिक का नाम है अपना राज्यपाल। सबसे पहले अपन देख लेते हैं केंद्र सरकार के अंदर जो भी इसके भाग हैं केंद्र सरकार की। तो व्यवस्थापिका केंद्र सरकार पे क्या होती है? केंद्र सेंटर पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है व्याख्या करना। व्यवस्थापिका के अंदर होता है संसद। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका के अंदर नाम मात्र का कौन होता है? तो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। वहीं न्यायपालिका के अंदर कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसी प्रकार राज्य सरकार के अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम वही कानून बनाने का, कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है व्याख्या करना। व्यवस्थापिका में होता है विधानमंडल। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद का होना अनिवार्य नहीं है। कार्यपालिका में नाम मात्र की शक्तियाँ होते हैं राज्यपाल के पास, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है कार्यपालिका का मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो ये राज्य सरकार के अंदर हो गया और ये केंद्र सरकार के अंदर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्माण या निर्णय लेना। अस्थायी कार्यपालिका होती है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब अपन देखते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या होता है? तो भाग 5 में आता है संघ व केंद्र सरकार। अनुच्छेद कौन से आते हैं? अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो और भाग 5 के अंदर कितने अध्याय होते हैं? तो अध्याय 5 है। अध्याय 1 में क्या है? तो अध्याय 1 के अंदर है कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अध्याय 2 के अंदर व्यवस्थापिका यानी कि संसद, अनुच्छेद 79 से 122 तक। और अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 के अंदर है अध्यादेश, अनुच्छेद 123 में। अध्याय 4 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147। और अध्याय 5 में क्या है? तो अध्याय 5 में है कैग, अनुच्छेद 148 से 151 तक। फिर अपन देखते हैं राज्य सरकार के अंदर। राज्य सरकार के अंदर अनुच्छेद कौन से हैं? तो 152 से 237 तक। राज्य सरकार के अंदर अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे? 152 से लेकर 237 तक। और भाग 6 के अंदर आती है राज्य सरकार। इसके अंदर अध्याय अपन देखते हैं। तो अध्याय 1 में है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 152 के अंदर। अध्याय 2 में है कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। इसके अंदर अनुच्छेद कौन से आते हैं? तो 153 से लेकर 167 तक। अध्याय 3 में क्या आता है? तो अध्याय 3 के अंदर आता है विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212 तक। वही अध्याय 4 के अंदर अपन देखें तो अध्याय 4 में आता है अध्यादेश, अनुच्छेद 213 में। देखो सेंटर के अंदर अगर अपन देखें तो अध्यादेश के अंदर अनुच्छेद कौन सा आएगा? तो 123 आएगा। उसी को उल्टा करके अपन लिख देते हैं। तो सेंटर में पूछे तो 123, अगर राज्य के अंदर पूछे अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में आएगा तो इस 2 को पहले लिख देते हैं। तो 2, 1 और 3 यानी 213। और अध्याय 6 में क्या आ जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 237 तक। अध्याय 5 के अंदर क्या आता है? अध्याय 5 में उच्च न्यायालय आता है। और उच्च न्यायालय के अंदर अनुच्छेद कौन से आते हैं? तो इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 214 से 232 तक। और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल का जो पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। राज्यपाल क्या होता है? ये संवैधानिक प्रधान होता है और ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? अगर ऐसा पूछा जाए तो कौन होएगा? राज्यपाल। राज्यपाल भाग 6 के अंदर अपन देखते हैं तो अनुच्छेद 152 से 237 तक क्या आते हैं? राज्य आते हैं, राज्य सरकार।
अध्याय 2 के अंदर, और अध्याय 2 के अंदर क्या आएगा, अनुच्छेद 153 से 167 तक क्या आती है, कार्यपालिका आती है। तो अध्याय 2 के अंदर क्या आती है, कार्यपालिका आती है। और कार्यपालिका के अंदर अपन देखें तो अनुच्छेद 153 में क्या आएगा, तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये लाइन किसके अंदर लिखी हुई है, कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर देखते हैं नोट, 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956। और 1956 द्वारा इस अनुच्छेद में यह प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद में यह प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये कौन से के द्वारा जोड़ा गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। फिर अनुच्छेद 154 क्या कहता है, 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं करेगा या फिर इसके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी नौकरशाह यानी मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा, खुद करेगा या मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। तो ये अनुच्छेद 154 हो गया। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 154 के अंदर। फिर आता है अगला अनुच्छेद 157। 157 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 157 में आती है राज्यपाल की योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं हैं राज्यपाल बनने के लिए, तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल पद के लिए संविधान में इन 2 योग्यताओं का ही उल्लेख है। तो राज्यपाल पद के लिए ओनली ये 2 योग्यता होनी चाहिए, एक तो वह भारत का नागरिक हो और दूसरी वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति में परंपरा के रूप में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए। जिस राज्य का वह निवासी है उसे उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। फिर आता है अनुच्छेद 155। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। और ये नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाने के कारण राज्यपाल को राज्य में केंद्र में एजेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है, और केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए क्या करती है, राज्य सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती है। फिर देखते हैं अगला अनुच्छेद आता है 156। उसके अंदर आता है राज्यपाल का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 156 में क्या आता है, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो उसके अंदर क्या आएगा कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात राष्ट्रपति उसे बिना कोई कारण बताए बिना किसी प्रक्रिया के किसी भी समय पद से हटा सकता है। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गया। राष्ट्रपति जब भी इसको चाहे इसको बिना किसी कारण बताए और बिना किसी प्रक्रिया किए इसको राज्यपाल को क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। और ऐसा कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो ऐसा अनुच्छेद 156(1) के अंदर है। 156(1) में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र से किसी भी समय पद छोड़ सकता है। दूसरा क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र से किसी भी समय क्या कर सकता है, अपना पद छोड़ सकता है। तो अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक रहता है, और राज्यपाल नए राज्यपाल के पद ग्रहण तक पद पर बना रहता है। कब तक पद पर रहता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाए तब तक। फिर आता है अगला अनुच्छेद 158।
158 में क्या आती है? तो अनुच्छेद 158 में है पद हेतु शर्तें। तो राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं? राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये पहली इसकी शर्त होती है। दूसरी क्या है कि राज्यपाल लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेगा, राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। फिर तीसरी आती है कि राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। राज्यपाल का वेतन किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यपाल के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है, यानी कि वेतन इसका आयकर से मुक्त होता है, इसके वेतन पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वेतन है 3.5 लाख रुपए। लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने की दशा में उसके वेतन का दोनों राज्यों में विभाजन का अनुपात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर वह व्यक्ति, अगर राज्यपाल वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है एक ही व्यक्ति, तो इस स्थिति में उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो इस स्थिति में इसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो यही हो गया अनुच्छेद 158 पद हेतु शर्तें। और 157 में अपन ने पहले पढ़ लिया कि 157 में आते हैं उसकी योग्यता। फिर देखते हैं अगला अनुच्छेद 159, और इसमें क्या आती है? शपथ। राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के तौर पर राज्यपाल के शपथ का प्रारंभ तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया, बल्कि इसका प्रारूप अनुच्छेद 159 में ही दिया गया है। तो राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो 159 में। अनुच्छेद 160 आकस्मिक पद रिक्ति की दशा। राज्यपाल पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अगर राज्यपाल पद अचानक से अगर रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित व्यक्ति है वह उसके कर्तव्य का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। सामान्यतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पड़ोसी राज्य के राज्यपाल अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस पद हेतु निर्धारित करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति है वो किसको पद धारण के लिए किसको नियुक्त करता है? तो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल अथवा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। फिर आते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361 ये क्या कहता है? राज्यपाल अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो अनुच्छेद 361 में कहता है कि राज्यपाल अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी आदेश नहीं जारी किया जा सकता। तो राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते हैं, और राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते हैं। राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकते हैं। अब आती है राज्यपाल की कार्य और शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 154 में आता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल के अंदर निहित होती है अनुच्छेद 154 में, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से करेगा। तो अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सहायता से।
कौन से अनुच्छेद में? 164(1) के अंदर। 164(1) में क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति, आगे अपन देखते हैं कि ये राज्यपाल के द्वारा किन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आता है अनुच्छेद 165 में। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 233 के अंडर में। राज्य निर्वाचन आयुक्त, और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन से अनुच्छेद में आता है? 243 टय के अंदर। 243 टय या फिर के, इसके अंदर आता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। आरपीएससी की अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 316 के अंदर। अब इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीएससी की जो अध्यक्ष या सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर इनको हटाने का अधिकार पूछा जाए तो वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। राज्य स्तर के समस्त आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य हैं। राज्य स्तर के जो भी समस्त आयोग हैं और उनके अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है? तो कुलपति की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब इसका नाम चेंज करके कुलपति का नाम क्या कर दिया गया है? कुलगुरु कर दिया गया है। और कुलगुरु कौन है? तो प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इसके अलावा जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर देखते आगे, पदच्युति संबंधी शक्तियां क्या है राज्यपाल की? तो ये देखते हैं, महाधिवक्ता तथा राज्य सरकार के मंत्रियों को राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। महाधिवक्ता तथा राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन वह उसे पद से नहीं हटा सकता। हालांकि वह उसे निलंबित कर सकता है। पद से नहीं हटा सकता, लेकिन उसको क्या कर सकता है? वह निलंबित कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति पद से हटाता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसको हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के पास इसको पद से हटाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर निलंबित की बात की जाए तो निलंबन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल इसको निलंबित कर सकता है, किंतु इसको पद से नहीं हटा सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वह उसे पद से नहीं हटा सकता। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पर पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होते हैं। किसके पास होते हैं? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, और राज्यपाल की शक्ति क्या होती है कि वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आ जाएगा इसके अंदर 356 अनुच्छेद के अंदर। 356 अनुच्छेद के अंदर वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अपने परिवेदन के माध्यम से राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दिशा में राष्ट्रपति से उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका के समस्त कार्यवाहियां राज्यपाल से ही हुई मानी जाती है, अनुच्छेद 166 में। राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन के संबंध में सामान्य नियम बना सकेगा। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 166(2) में। फिर देखते हैं अपन राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती है राज्यपाल की? तो सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा विधानसभा का विघटन करना, अनुच्छेद 174 में। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, उसका क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है।
इसके अलावा विधानमंडल के संदेश भेजना तथा अभिभाषण देना, और ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 175 के अंदर आता है। कौन से अनुच्छेद में? 175 के अंदर। विधानमंडल के संदेश भेजना तथा अभिभाषण देना। राज्यपाल विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक पर कार्यवाही करने के लिए विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए ऐसे संदेश पर विधानमंडल यथाशीघ्र कार्यवाही करता है। राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकता है। तो राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकता है। आरंभिक अभिभाषण। आरंभिक अभिभाषण इसका अनुच्छेद 176 में आता है। विधानमंडल समवेत रूप में एकत्र नई विधानसभा के गठन पर और बजट सत्र पर। तो इसका आरंभिक भाषण कब देता है? ये नई विधानसभा के गठन पर और बजट सत्र पर। नई विधानसभा के गठन तथा वर्ष के पहले सत्र यानी बजट सत्र के शुरू में जब विधानमंडल समवेत रूप से एकत्र होते हैं तो राज्यपाल इस अवसर पर आरंभिक अभिभाषण देता है। राज्यपाल का यह अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो राज्यपाल का यह अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। फिर आते विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, अनुच्छेद 192। विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद दल बदल को छोड़कर, तो विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। तो अगर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निर्णय राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। किसकी सहायता से? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता से। विधानमंडल में कुछ सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्यों का? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, और कौन से सदस्यों का करता है? तो जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। जिसने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, उनमें से 1/6 सदस्यों को ये क्या करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। कुछ विधेयकों को विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जैसे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति कौन से अनुच्छेद में आएगी? अनुच्छेद 200 में। फिर अपन देखते हैं आगे विधेयक। विधेयक एक तो होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। साधारण विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति भी दे सकता है, अस्वीकृति भी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भी उसको लौटा सकता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ भी उसको सुरक्षित रख सकता है। ये किसमें कर सकता है? तो ये साधारण विधेयक के अंदर ऐसा कर सकता है। उस साधारण विधेयक को राज्यपाल स्वीकार भी कर सकता है, उसको अस्वीकार भी कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है और उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ भी रख सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात की जाए तो राज्यपाल उसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता और इसके अलावा राष्ट्रपति के विचारार्थ भी उसको रखा जा सकता है, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता है। किसको? धन विधेयक को। तो ये हो गए साधारण विधेयक और धन विधेयक। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति होती है। तो ये राज्यपाल की कैसी शक्ति होती है? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना उसकी खुद की शक्ति होती है, यानी स्वविवेकीय शक्ति होती है। वह चाहे तो ऐसा कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। अर्थात राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने स्वविवेक से ही राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है, लेकिन केवल एक प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने हेतु बाध्य है। उच्च न्यायालय के शक्तियों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। कौन से विधेयक को? उच्च न्यायालय के शक्तियों में परिवर्तन संबंधी विधेयक को।
यानी इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो राज्यपाल है, अभी अपन ने पढ़ा है कि राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्ति होती है कि वह चाहे तो राष्ट्रपति के समक्ष उसको भेजे और नहीं चाहे तो वो नहीं भेजे। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि लेकिन केवल एक प्रकार का विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखने हेतु बाध्य है। मतलब इसके लिए वह बाध्य है। किसके लिए? कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन संबंधी अगर विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति के समक्ष उसको भेजना ही पड़ेगा। उच्च न्यायालय की शक्तियों में अगर परिवर्तन संबंधी अगर कोई विधेयक है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के समक्ष उसको सुरक्षित रखने हेतु वह इस चीज के लिए बाध्य हो जाता है, उसको राष्ट्रपति के समक्ष इसको पेश करना पड़ेगा। बाकियों के लिए वह अपने स्वयं विवेक से निर्णय ले सकता है। फिर देखते हैं आगे वीटो शक्ति। वीटो शक्ति विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोकने की राज्यपाल की शक्ति क्या कहलाती है? वीटो शक्ति। यानी किसी भी विधेयक को कानून बनने से रोकने की जो शक्ति होती है राज्यपाल की शक्ति, उसको वीटो शक्ति कहते हैं। संविधान में वीटो शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया, बल्कि राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 200 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर वीटो शक्ति के शब्दों को गढ़ा गया है। आंतरिक वीटो क्या होता है? किसी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति रोक लेना आंतरिक वीटो कहलाता है। तो आंतरिक वीटो क्या होता है? स्वीकृति को रोकना क्या कहलाता है? आंतरिक वीटो कहलाता है। वहीं अब अगर अपन देखें तो निलंबनकारी वीटो क्या होता है? किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देना क्या कहलाता है? निलंबनकारी वीटो कहलाता है। तो निलंबनकारी वीटो क्या हो गया? किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। पुनर्विचार लौटाए गए विधेयक को यदि विधानमंडल पुनः पारित कर दे तो राज्यपाल उसे स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पुनर्विचार के लिए उस राज्यपाल ने विधानमंडल को लौटा दिया किसी भी विधेयक को, लेकिन उसने पुनर्विचारित करके वापस से उसको राज्यपाल को अगर विधेयक भेज दिया तो राज्यपाल को उस विधेयक पर क्या देनी होगी? स्वीकृति देनी होगी। वह उस चीज के लिए बाध्य हो जाता है। ये होता है निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो क्या होता है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देना। तो पुनर्विचार के लिए लौटा देना निलंबनकारी वीटो। राज्यपाल द्वारा स्वीकृति रोक लेना, किसी भी विधेयक पर स्वीकृति को रोक लेना क्या कहलाता है? आंतरिक वीटो। फिर देखते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल द्वारा कोई प्रतिक्रिया न करना। विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया गया, उस पर राज्यपाल द्वारा अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। तो ये वीटो हो गए 3 प्रकार के: आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। स्वीकृति रोक लेना आंतरिक, पुनर्विचार के लिए भेजना निलंबनकारी, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करना पॉकेट वीटो। फिर देखते हैं अध्यादेश जारी करना। और अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो 213 के अंदर। सेंटर में अगर अध्यादेश की बात की जाए तो कौन से अनुच्छेद में आएगा? 123 के अंदर। जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो तो किसी कानून के प्रति आवश्यक होने की दशा में राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया ऐसा अध्यादेश वहीं पल रखता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को प्राप्त करता हो। ऐसा अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। राज्यपाल किसी भी समय इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। ऐसा अध्यादेश नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। राज्य विधानमंडल इस अवधि से पूर्व भी इसे समाप्त कर सकता है, यानी 6 सप्ताह से पूर्व भी इसे क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। फिर आते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में सबसे पहले अपन देखते हैं उसकी क्षमादान की शक्तियाँ। तो क्षमादान की शक्ति आती है अनुच्छेद 161 के अंदर। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पूर्ण क्षमा क्या होती है?
अपराधी पर साबित आरोप तथा उसे प्राप्त सजा दोनों ही पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। किसी भी अपराधी पर अगर आरोप तथा उसे जो सजा दी गई है वह उसे पूर्णतः समाप्त कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ये होती है पूर्ण क्षमा। दूसरा आता है लघुकरण। सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा को कम करना। लघु यानी छोटा यानी कम करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। माना जैसे कि किसी अपराधी को मान लो अगर उसको मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उस सजा को कम करके उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ये हो गया लघुकरण करना। सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा कम करना क्या हो गया? लघुकरण। फिर आता है परिहार। परिहार क्या होता है? सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। जैसे कि 5 साल का अगर कठोर कारावास दिया गया है किसी व्यक्ति को तो राज्यपाल क्या कर सकता है? उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है। मतलब उसको कम कर दिया। सजा की प्रकृति तो वही है कि उसको कारावास हुआ है, लेकिन 3 वर्ष उसके कम कर दिए। तो ये होता है परिहार। फिर आता है अगला विराम। विराम क्या होता है? राज्यपाल की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सजा को अपराधी जो होता है राज्यपाल क्या करता है? अपराधी की तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए सजा को स्थगित कर देता है, यानी थोड़े टाइम के लिए उसे रोक देता है। तो ये क्या होता है? विराम। जैसे अगर गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला की सजा को क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। फिर आता है प्रतिविलंबन। सजा के निष्पादन पर अस्थायी तौर पर रोक लगाना। अस्थायी तौर पर रोक लगाना क्या कहलाता है? प्रतिविलंबन। राज्यपाल की सजा या क्षमादान का उल्लेख। तो ये अपन ने पढ़ लिया राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 161 के अंदर। वही अगर अपन देखें तो राष्ट्रपति की सजा या क्षमादान का उल्लेख किस में आता है? तो राष्ट्रपति का आता है अनुच्छेद 72 के अंदर। अनुच्छेद 72 में क्या आता है? राष्ट्रपति की क्षमा या क्षमादान का उल्लेख आता है। फिर आगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति व राज्यपाल की क्षमादान में अंतर क्या होता है? राष्ट्रपति सैन्य संबंधी न्यायालयों में क्षमादान कर सकता है, जबकि राज्यपाल इन मामलों में क्षमादान नहीं कर सकता है। तो सैन्य संबंधी मामलों में राज्यपाल क्षमादान नहीं कर सकता है, और सैन्य संबंधी मामलों में कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संघ सूची तथा समवर्ती सूची तक प्रभावित है। किस तक प्रभावित है? संघ सूची तथा समवर्ती सूची तक। जबकि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तक प्रभावित है। राज्य सूची और समवर्ती सूची तक ही प्रभावित है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। हालांकि राज्य सूची के मामलों में प्राप्त मृत्युदंड की सजा पर राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मृत्युदंड को माफ कर सकता है। मृत्युदंड के मामलों में राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा सहित किसी भी प्रकार का क्षमादान कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। जो राष्ट्रपति होता है वह मृत्युदंड के मामलों में पूर्णतः क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि वह मृत्युदंड पर लघुकरण, विराम व प्रविलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? मृत्युदंड पर लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है और प्रविलंबन कर सकता है। अब आती है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक, वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक लाने के लिए राज्यपाल की पहले से अनुमति ली जानी चाहिए। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानमंडल में बजट पेश करता है। तो प्रतिवर्ष विधानमंडल में बजट कौन पेश करता है? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 202 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में बजट पेश करता है? 202 में। राज्यपाल की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। राज्यपाल प्रति 5 वर्ष से एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। प्रति 5 वर्ष में क्या करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो पंचायती और
पंचायतों और नगर पालिका के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करता है। अब राज्यपाल के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि पट्टाभी सिद्धारमैया क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राज्यपाल अतिथि सत्कार करने वाला होता है। सरोजनी नायडू क्या कहते हैं, इन्होंने राज्यपाल पद को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान बताया है, कि सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद हो, वैसे ही क्या है राज्यपाल का पद है। फिर है विजयलक्ष्मी पंडित, ये क्या कहती हैं, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करेगा। तो ये कौन कहता है, विजयलक्ष्मी पंडित। मार्गरेट आल्वा क्या कहती है कि राज्यपाल का पद सिर दर्द है, यानी हेडेक है। तो राज्यपाल के पद को हेडेक किसने बताया, मार्गरेट आल्वा ने। प्रकाश शाह ये क्या कहते हैं कि राज्यपाल का काम केवल इतना ही है, जहां शून्य स्थान है वहां हस्ताक्षर करने होते हैं। कि राज्यपाल का काम क्या होता है कि जहां शून्य यानी कोई काम नहीं है वहां पर सिर्फ हस्ताक्षर करने होते हैं। एमपी पायली क्या कहते हैं कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है राज्यपाल के पद को लेकर। आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।